हेलो गाइस, वेलकम टू द मल्टी आईटी नॉलेज। इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कंप्यूटर जनरेशन के बारे में। तो कंप्यूटर टोटल 5 जनरेशन होते हैं। ये जनरेशन कैसे कैटेगराइज किया गया, हम पहले इसके बारे में जान लेते हैं। तो कंप्यूटर की जो कि टेक्नोलॉजी के बिहाफ पे टेक्निकल एडवांसमेंट जो आया और उसमें जो चेंजिंग हुई डिजाइनिंग और फंक्शनलिटी एप्लीकेशन के बिहाफ पे, इसके अकॉर्डिंग कंप्यूटर के जनरेशन को कैटेगराइज किया गया। आप देख पा रहे हैं ये टोटल 5 जनरेशन के कंप्यूटर है जो कि काफ़ी पॉपुलर थे। हम नेक्स्ट आते हैं पेज पे। आप देख पा रहे होंगे 1940 से लेकर के 1956 इस ड्यूरेशन में जिस टेक्नोलॉजी का यूज किया गया वो वैक्यूम ट्यूब था। और वैक्यूम ट्यूब की पिक्चर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। और ये कुछ पॉपुलर कंप्यूटर है जो इस ड्यूरेशन में क्रिएट किए गए। इसमें से एनीवैक और यूनिवैक काफी पॉपुलर था। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये एनियाक था जो कि साइज में काफी बड़ा था और इसमें ये वैक्यूम ट्यूब यूज होता था। जब ये ऑफ रहता था तो कुछ इस तरीके से शो होता है, लेकिन जब ये ऑन होता था तो ये कुछ इस तरीके से शो होता था। इसी तरीके से यूनिवैक भी था। आप देख पा रहे हैं ये सिस्टम। और अभी हम थोड़ा और डिटेल देख लेते हैं। इस ड्यूरेशन में जो लैंग्वेज यूज किया जाता था उसे लो लेवल लैंग्वेज कहते थे और ये मशीन लैंग्वेज के नाम से भी जाना जाता है। आप देख पा रहे हैं ये इसकी साइज इतनी बड़ी थी कि ये एक रूम में फिट हो जाता था 30x50 फुट रूम में। इसमें टोटल जो वैक्यूम ट्यूब यूज हुए थे वो 18,000 थे। इसमें जो रजिस्टर यूज होते थे वो 70,000 था और कैपेसिटर 10,000 था। इसको डेवलप करने वाले साइंटिस्ट का नाम जॉन मैचली और जे प्रेस्पर इकर्ट था। इस मशीन को बिल्ड किया गया पेंसिल्वानिया यूनिवर्सिटी में और बाद में इसे यूएस मिलिट्री को दे दिया गया। फीडबैक आप देख पा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ये साइज में काफ़ी स्मॉल है और ये लो पावर कंजप्शन था। उसके अकॉर्डिंग इसमें हीट भी काफ़ी कम जनरेट होता था। ये 1949 में हुआ। सेम वैज्ञानिकों ने इसे क्रिएट किया और इसमें टोटल 6103 वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया। इसका वेट था 16,000 पाउंड। इसमें जो मेमोरी थी उसको प्रोग्राम किया जा सकता था और उसमें डेटा भी स्टोर किया जा सकता था। नीड के अकॉर्डिंग उसे चेंज भी किया जा सकता था। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड जनरेशन। आप देख पा रहे हैं 1956 से लेकर के 1963 तक इस ड्यूरेशन में काफी कंप्यूटर क्रिएट किए गए जो कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लिस्ट है। और इस ड्यूरेशन में जिस टेक्नोलॉजी का यूज किया गया वो ट्रांजिस्टर था। आप देख पा रहे हैं ये ट्रांजिस्टर है। वैक्यूम ट्यूब से ये ट्रांजिस्टर पे शिफ्ट हो चुका था। इसकी साइज की बात करें तो आप देख पा रहे होंगे काफी स्मॉल इसकी साइज हो गई थी। ये रिलायबल था, इसमें हीट भी कम जनरेट होता था। इसमें जो लैंग्वेज यूज होता था वो अभी भी लो लेवल लैंग्वेज पे ही वर्क करता था। आप देख पा रहे होंगे इसमें कर्नल और हार्डवेयर ड्राइव्स होते थे जिससे प्रोग्राम किया जाता था। कर्नल क्या होता है? प्रोग्राम और हार्डवेयर के बीच जो वर्क करता है वो कर्नल होता है। जैसे आप कोई प्रोग्राम टाइप करते हैं किसी हार्डवेयर के लिए तो वो कमांड आप कर्नल को देते हैं और कर्नल देता है उस हार्डवेयर पार्ट को कि ये कमांड परफॉर्म करना है। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड जनरेशन। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 1964 से लेकर के 1971 का जो ड्यूरेशन था उसमें कई सारे कंप्यूटर जनरेट किए गए जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। और जिस टेक्नोलॉजी का यूज किया गया वो आईसी था। ट्रांजिस्टर से शिफ्ट हो चुका था आईसी। ये काफी स्मॉल हो चुका था। इसमें और मिलियन रजिस्टर कैपेसिटर डायोड ट्रांजिस्टर को फैब्रिकेट किया गया जिसकी वजह से ये काफी स्मॉल चिप क्रिएट किया जा सका। और इसी के वजह से आप देख पा रहे इसका सिस्टम भी काफी स्मॉल क्रिएट किया गया। ये IBM 360 है। इस ड्यूरेशन में जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज किया जाता था वो कोबोल और फोर्टान है। C++, जावा, विजुअल बेसिक और जावास्क्रिप्ट भी यूज किया जाने लगा जो हम आज भी स्टडी करते हैं। इस ड्यूरेशन में जो लैंग्वेज यूज किया जाता था वो हाई लेवल लैंग्वेज कहलाता था। फर्स्ट और सेकंड लो लेवल लैंग्वेज, थर्ड से हाई लेवल लैंग्वेज पे प्रोग्राम किया जाने लगा।
लो लेवल लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज को बोलते हैं, 0 और 1 को। हाई लेवल लैंग्वेज जो कि हम टाइप करते हैं ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में, वो कन्वर्ट होता है इनकोड डिकोड, फिर वो मशीन समझती है, फिर मशीन दोबारा से कन्वर्ट करके हमें ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज में ला के देती है, जिसे हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। इस ड्यूरेशन में जब हमें डेटा को स्टोर करना होता था, उस ड्यूरेशन में हम मैग्नेटिक टेप या मैग्नेटिक ड्रम या फ्लॉपी डिस्क या हार्ड डिस्क का यूज करते थे। जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट होगा वैसे ही स्टोरेज डिवाइस भी इम्प्रूवमेंट हो गया। फोर्थ जनरेशन है 1971 से लेकर के 1980 तक था। इस ड्यूरेशन में जिस टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता था वो माइक्रो प्रोसेसर था। माइक्रो प्रोसेसर क्रिएट होने के बाद आप देख पा रहे कुछ इस तरीके से कंप्यूटर क्रिएट किया जाने लगा, और इस कंप्यूटर को प्रोग्राम करने के लिए आप देख पा रहे जो लैंग्वेज यूज किया जाता था वो हाई लेवल लैंग्वेज ही था, पर इसमें डेटाबेस प्रोग्रामिंग यानी डेटा को जो मैनेज किया जा सके उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बोलते हैं। स्क्रिप्टिंग पर्ल, पाइथन, रूबी, स्क्वेल, मेटलैब, ये सारे लैंग्वेज का यूज किया जाने लगा। ये डेस्कटॉप पे रखा हुआ होता था, जनरली डेस्कटॉप भी कहते थे लोग। पर्सनली इसे यूज करने के लिए यूज किया जाता था, जिसकी वजह से इसे पीसी भी कहते हैं। इसमें मिलियंस ट्रांजिस्टर को प्लेस किया गया एक स्मॉल चिप में, जिसकी वजह से ये क्रिएट हुआ। इसकी वजह से ये काफी कम प्राइस में खरीदा जा सकता था, ये अफोर्डेबल था, और ये एक जगह से दूसरी जगह लेके जाया जा सकता है, जिसकी वजह से इसे पोर्टेबल रूप में भी यूज किया जाने लगा। उसमें रैम वगैरह भी यूज किए जाते थे। आप देख पा रहे होंगे ये आईसी से शिफ्ट हुआ किसमें, VLSI। इस ड्यूरेशन का ये चिप काफी पॉपुलर हो गया था, जो कि एक स्मॉल एज प्रोसेसर के रूप में काम करता था। इसमें हजारों ट्रांजिस्टर अटैच थे और साइज में काफी स्मॉल था। रैम में आपको पता होगा टेम्परेरी डेटा को स्टोर किया जाता है, जिसकी वजह से आपका सिस्टम ऑफ होता है, ये डेटा को इरेज कर देता है, और आज भी इसी तरीके से रैम को यूज किया जाता है। इस ड्यूरेशन में क्रिएट होने वाले जो कंप्यूटर थे, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे काफी कंप्यूटर क्रिएट हो चुके थे। इसमें से एप्पल मैकिन्टोश आप देख पा रहे हैं ये कितना ही स्मॉल है, और ये काफी पॉपुलर हुआ करता था। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। आप देख पा रहे होंगे ये फिफ्थ जनरेशन है। फिफ्थ जनरेशन 1918 से लेकर के आज तक का ड्यूरेशन है। VLSI को रिप्लेस किया गया था ULSI द्वारा, जिसकी वजह से इसमें काफी एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज किया जाने लगा, और धीरे धीरे प्रोसेसर भी हमारा एडवांस होता गया। इस ड्यूरेशन में जिस लैंग्वेज का यूज किया जाने लगा उसे डिक्लेरेटिव लैंग्वेज कहते हैं। और इस ड्यूरेशन में आपको पता होगा कि जो सिस्टम यूज किया जाने लगा उसे मॉडर्न कंप्यूटर के रूप में जाना जाता है, और इस कंप्यूटर के द्वारा और इस कंप्यूटर को भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा ट्रेन किया जा रहा है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये फिफ्थ जनरेशन के कुछ कंप्यूटर शो कर रहे हैं, और यहाँ पे कुछ कंप्यूटर हैं जिनके नेम है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट की बात करें तो आपको पता होगा कोई ऐसी फील्ड नहीं है जिसमें एआई का यूज नहीं किया जा रहा हो। जो टास्क होते हैं वो काफी इजी हो जाते हैं, और इसे इस तरीके से ट्रेन किया जा रहा है जैसे एक ह्यूमन इंटेलिजेंट होता है। एआई को इस तरीके से ट्रेन किया जा रहा है कि वो नेचुरल लैंग्वेज जैसे कि ह्यूमन यूज करते हैं ऐसे यूज कर सके, और प्रॉब्लम को सॉल्व करके उस पे डिसीजन ले सके। उसकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग एआई को भी कैटेगराइज किया गया है, जैसे कि यहाँ पे नैरो है, या फिर इसे वीक एआई भी बोलते हैं। इसे डिजाइन किया गया है स्पेसिफिक टास्क के लिए, जैसे कि वॉइस रिकॉग्नाइजेशन, रिकमेंडेशन सिस्टम, और छोटे गेम जैसे कि चेस वगैरह। इसके सिवा इसमें और भी चीजें एग्जाम्पल के तौर पे आप देख पा रहे वर्चुअल असिस्टेंट के लिए, जैसे कि एप्पल में सिरी यूज होता है और एलेक्सा यूज होते हैं, ठीक इसी तरीके से माइक्रोसॉफ्ट में कोर्टाना है, और भी कई सारे ऐसे एआई हैं जो असिस्टेंट के लिए होते हैं। सेकंड नंबर पे कैटेगराइज किया गया है जनरल एआई। इसे इस तरीके से ट्रेन किया जा रहा है कि जैसे कि एक ह्यूमन
किसी टास्क को परफॉर्म कर रहा है उसी तरीके से ये भी कर सके। बड़े रेंज में भी इसका यूज लिया जाने लगा है, जैसा कि आपको पता होगा टेस्ला स्मार्टली ड्राइव होता है विदाउट ड्राइवर के, और ये एआई के द्वारा ही पॉसिबल है। थर्ड नंबर पे ये सुपर इंटेलिजेंट जो फ्यूचर में आ सकता है, पर अभी ये इसका ओनली कंसेप्ट है। इसके आगे आप देख पा रहे होंगे ये की कंसेप्ट है एआई से, जो कि इंक्लूड है इसमें, जैसे कि मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस, कंप्यूटर विजन और रोबोटिक। रोबोटिक के बारे में आपको पता होगा कि सोफिया नाम की एक रोबोट है जो कि ह्यूमन से ऐसे बात करती है जैसे कि एक ह्यूमन। तो एआई एक बहुत बड़ी फील्ड है, इसके बारे में आप देख पा रहे होंगे यहाँ राइट साइड पिक्चर में मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स और कंप्यूटर विजन, डीप लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क के बारे में आपको पता ही होगा। ऐसे करके बहुत सारे और भी एआई से रिलेटेड कंसेप्ट आ रहे हैं। आगे देखते हैं हम लोग कि कितना ये एआई आगे चल करके डेवलप होता है और हमें किस तरीके से एडवांस चीजें मिल सकती हैं। हमने इसको थोड़ा स्मॉल करने की कोशिश किया है जिससे कि आप इसको इजीली रीड कर सकें और मेमोराइज कर सकें, जो कि आपके लिए फ्यूचर में हेल्पफुल हो। तो इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करें। यदि मन में कोई क्वेश्चन या सजेशन हो तो कमेंट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।